नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले एमपी जुडिशरी के एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी, जिसमें कि टीपीए की जो है इंपॉर्टेंट के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम उसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ कमीशन मेड द ड्राफ्ट ऑफ टीपीए। ठीक है भाई, जो टीपीए का जो है ड्राफ्ट जो है किस लॉ कमीशन ने किया था? फर्स्ट लॉ कमीशन। इसका आंसर ए हो जाएगा। फर्स्ट लॉ कमीशन ने जो है टीपीए का जो है ड्राफ्ट किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया वॉज गवर्नड बाय। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के लागू होने से पहले भारतवर्ष में अचल संपत्ति का अंतरण शासित होता था। ठीक है, पहले अचल संपत्ति का जो है कि किस तरीके से जो ट्रांसफर की जाती थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी, अंग्रेज कानून के नियम एवं साम्य के द्वारा। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 केम इनटू फोर्स, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 कब से लागू हुआ? ठीक है, कब परिवर्तन में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर भी बी हो जाएगा, 1 जुलाई 1882। ठीक है, 1 जुलाई 1882 को जो है इसको लागू किया गया था टीपीए को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर सेकंड ऑफ द टीपीए, ठीक है, डीम्ड है, मतलब कि टीपीए के जो है अध्याय 2 है, ठीक है, ये कहाँ पर लागू नहीं होता है? ठीक है, कहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा अध्याय 2? यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप देखो कौन सा हो सकता है। इसका आंसर बी, इसका आंसर मुस्लिम लॉ। ठीक है, चैप्टर 2 जो है मुस्लिम लॉ पर लागू नहीं होता है टीपीए का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ठीक है, परपेचुइटी गिवन अंडर टीपीए, मतलब कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम जो है किस पर लागू नहीं किया जा सकता है? ठीक है, ये किस, इसका आंसर बी हो जाएगा, मोमडन लॉ। ठीक है, मोमडन लॉ पे लागू नहीं कर सकते, 20 का आंसर हो जाएगा। जब चैप्टर नंबर आप सेक्शन नंबर 2 देखेंगे उसके अंदर आपको दिखेगा। ठीक है, वो आपको उसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पे अचल संपत्ति, मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या शामिल नहीं किया गया है? इन चारों में से क्या शामिल नहीं किया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी में? इसका आंसर डी हो जाएगा, स्टैंडिंग टाइमर। ठीक है, स्टैंडिंग टाइमर। ओके, जो है आपको जो हम सेक्शन जो है 3 के अंदर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है, तो वहाँ पे बताया गया है कि जो है क्या शामिल नहीं किया गया है। और भी चीज़ें बहुत सारी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं किया गया है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, क्या शामिल है भाई? इमूवेबल प्रॉपर्टी में इमारत है, बिल्डिंग है, लैंड है, जमीन है, तालाब है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। बाकी जो स्टैंडिंग टाइमर होते हुए नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, निम्न में से कौन एक अचल संपत्ति नहीं है? इनमें से कौन एक अचल संपत्ति नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा, स्टैंडिंग टाइमर। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और कौन से होते ये भी आप देख लो। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो आते हैं, सरफेस ऑफ द लैंड, भूमि का जो धरातल होता है वो आता है। रिवर्स ऑन सरफेस ऑफ लैंड, जमीन पर जो रिवर चल रही है वो भी आता है, वो जमीन भी आएगी। ओके, यहाँ पे थिंग्स अटैच टू अर्थ, भूमि पर जो वस्तुएं अटैच होती है वो आएगी। ठीक है, स्टैंडिंग टाइमर नहीं आएगा, ये आपको देख लेना है। सेक्शन जो है 3 के अंदर बता रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बोला है कि अचल संपत्ति जो है किस में नहीं आएगा? देखो, अचल संपत्ति किस में नहीं आएगा, इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट टू वर्शिप, जो राइट टू वर्शिप होता है, जैसे कि पूजा का अधिकार जो मंदिर में मंदिर विशेष के संदर्भ में हो, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्पल। ठीक है, ये राइट टू वर्शिप जो है ये अचल संपत्ति में नहीं आता है, बाकी सब आएगा। ठीक है, एक झील, ये झील जो है अचल संपत्ति में आता है, ये ध्यान रखना में। और जो है राइट टू कैच एंड कैरी फिश, ठीक है, एक तालाब में मछली पकड़ना और उनको ले जाने का अधिकार जो है ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, बाकी जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट टू वर्शिप जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है, अचल संपत्ति में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, विच इज नॉट इंक्लूड विद इन द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें भी वही बात की गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या शामिल नहीं किया? इसका आंसर बी है, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स जो है उगती फसलें जो होती है मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। बाकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो राइट टू वे,
रेलवे स्टेशन, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी वही क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, ये भी वही। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स आपको पता चलेगा होगा, ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है। बाकी लीज ऑफ लैंड, जमीन का पट्टा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। राइट टू वे, रास्ते का अधिकारी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं किया गया है? अचल संपत्ति में ग्रोइंग क्रॉप्स, ये याद आपको हो गया होगा, ग्रोइंग क्रॉप्स उगती फसलें, उगती फसलें जो है अचल संपत्ति में शामिल नहीं किया गया है। जमीन होती है, माइंस खान जो होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, ये सब अचल संपत्ति है, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मगर ग्रोइंग क्रॉप्स जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही। ठीक है, कौन कौन से नहीं आते इमूवेबल प्रॉपर्टी में? स्टैंडिंग टाइमर हमने पढ़ लिया है, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आती है, घास भी नहीं आती है, ये सभी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अचल संपत्ति नहीं है? ठीक है, राइट टू फेरी, नाव चलाने का जो अधिकार होता है ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कौन सी नहीं है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन सी नहीं है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा डी है, राइट टू रिसीव एनुअल पेमेंट फ्रॉम एनी विलेज, किसी भी गांव से आप अपनी जो है इनकम जो है एनुअल पेमेंट लेते हैं, वो ये जो अधिकार है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति है, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कौन सी है? प्रॉफिट, डी पॉन्ड्रे। ठीक है, प्रॉफिट डी पॉन्ड्रे जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति है। बाकी ये सब क्या है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, रॉयल्टी, क्रेडिट, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, बाकी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी अचल संपत्ति नहीं है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है? ठीक है, राइट टू वर्शिप, ये मैंने बताया था पहले ही, राइट टू वर्शिप जो है आराधना पूजा करने का अधिकार, ये क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि मछली पकड़ने का अधिकार, राइट टू इस्मेंट, ये सब क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो हम जो है सेक्शन 3 के अंदर देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट में जो है बता रखा है कि इसमें जो डेफिनेशन की बात की गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी है, अ नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, एक अवसीयती लिखत। ठीक है, यहाँ पे लिखत से क्या अभिप्राय है? ठीक है, एक अवसीयती लिखत। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर अटेस्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी जो है सेक्शन 3 में हम देखते हैं। ठीक है, उसमें जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी जो बताया गया इंस्ट्रूमेंट में कितने विटनेस होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में जो है मतलब अटेस्टिंग में कितने विटनेस होते हैं? अटेस्टिंग में हमेशा 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन, फॉर अटेस्टिंग हाउ मैनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड, अनुप्रमाणन के लिए कितने साक्षीगण आवश्यक है? 20 का आंसर है 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। ठीक है, कहाँ पे बताया गया है? भूमि में निविष्ट चीजें सम्मिलित की गई है, ये कहाँ बताया गया है? ये जो है अटैच टू द अर्थ। ठीक है, भू बंध की। ठीक है, अटैच टू द अर्थ, जो इसका आंसर सी हो जाएगा, उसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शनेबल क्लेम की बात कर रहे हैं, एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, अनुजोव्य दावा के रूप में मान्य है, इनमें से कौन सा जो है एक्शनेबल क्लेम है? ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द एक्शनेबल क्लेम, इसका आंसर क्या है? अरियर्स ऑफ द रेंट। ठीक है, किराए का बकाया, ये सब क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। ओके, बाकी कौन से नहीं है याद करना, फ्यूचर डिक्री, कॉपीराइट, ये सब नहीं है। मैंस प्रॉफिट, ये भी नहीं है एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, राइट टू स्यू फॉर डैमेज,
जो डैमेज होता है ना वो भी एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। अनुजोव्य दावा नहीं है, इसको एक्शनेबल क्लेम नहीं बोलेंगे। ठीक है, विच अमंग द इज नॉट एक्शनेबल क्लेम, कौन सा एक्शनेबल क्लेम नहीं है? मैंने बताया था मेंस प्रॉफिट, ये सब मेंस प्रॉफिट जो होता है ये एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है। बाकी अरियर ऑफ रेंट, पार्टनरशिप, ठीक है, बाकी अर्नेस्ट मनी ये एक्शनेबल क्लेम होते हैं। कौन से नहीं है? इसका आंसर है ए, इसका आंसर है अ क्लेम फॉर मेंस प्रॉफिट, ये जो है एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शनेबल क्लेम, कौन निम्नलिखित में से कौन अनुयोज्य दावा है? एक्शनेबल क्लेम कौन सा है? इसका आंसर ये हो जाएगा मुस्लिम वुमेन क्लेम फॉर अनपेड डावर। ठीक है, मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा, ठीक है, मेहर का दावा जो होता है अनपेड डावर ये ले सकती है मुस्लिम महिला। ठीक है, ये एक्शनेबल क्लेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एक्शनेबल क्लेम, कौन सा एक्शनेबल क्लेम है? ये सभी एक्शनेबल क्लेम है, जैसे कि अरियर्स ऑफ रेंट, बकाया किराया, भाई किराया बच रहा है उसको किराया ले सकते हो आप। प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो निधि होते हो ले सकते हैं। पार्ट ऑफ शेयर इन पार्टनरशिप, भागीदारी में भाग का दावा, ये सब ले सकते हैं। ये सब क्या एक्शनेबल क्लेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एक्शनेबल क्लेम डज नॉट इंक्लूड एनी, ठीक है, इनमें से कौन एक्शनेबल क्लेम नहीं है? अनुयोज्य दावा नहीं है। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम कौन सा नहीं है? देखो अरियर्स तो है, पार्टनरशिप है, ठीक है, और कौन सा नहीं है? ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अ डेब्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधन से प्रतिभूति हो। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्शनेबल क्लेम, निम्न में से कौन सा जो है अनु अभियोज्य दावा नहीं है? ठीक है, अभियोज्य दावा एक्शनेबल क्लेम कौन सा नहीं है? भाई अरियर ऑफ रेंट है, ठीक है, राइट टू क्लेम अरियर ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, ये भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका आंसर हो जाएगा राइट टू क्लेम डिक्रेटल सम। ठीक है, मतलब कि अब इंश्योरेंस पॉलिसी ये भी एक्शनेबल क्लेम होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में LIC करवाते हैं, जीवन बीमा पॉलिसी कराते हैं, ये भी एक्शनेबल क्लेम होते हैं, इसमें पैसा वापस मिलता है। ठीक है, वो सब की बात कर रहे हैं। बाकी सी में जो है एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ओके, आगे है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एक्शनेबल क्लेम, कौन सा अनुयोज्य दावा है? एक्शनेबल क्लेम कौन सा है? मेंस प्रॉफिट, बताओ, मेंस प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, मेंस प्रॉफिट नहीं होता है। फंड, जो भी फंड होता है, ठीक है, वो एक्शनेबल क्लेम होता है, क्योंकि हमें वो फंड लेना पड़ता है। ठीक है, भविष्य निधि। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आ डिक्री प्रोवाइडेड फॉर अ फ्यूचर डिक्री इट इज़ नॉट एक्शनेबल क्लेम, इट वो डिसाइडेड। ठीक है, जो फ्यूचर डिक्री होती है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं होती है, अनुयोज्य दावा नहीं होती है। कौन से जो है केस में बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, 20 का आंसर है। ठीक है, जुगल किशोर सराफ, ठीक है, वर्सेस रो कॉटन लिमिटेड। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नोटिस, अब सूचना नोटिस को धारा 3 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो धारा 3 जो बताती है जिसमें कि डेफिनेशन के बारे में बताइए, किस किस की डेफिनेशन है। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम, नोटिस, ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सब आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रीवी काउंसिल डिसीजन इन तिलकधारी लाल वर्सेस खेदान लाल रिलेट्स टू, तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का प्रीवी काउंसिल का निर्णय संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है, प्रीवी काउंसिल का डिसीजन जो है इन तिलकधारी लाल वर्सेस, ये केस लो है, ये बोलता है कि ये जो केस लो है कौन किससे रिलेटेड है, इनमें किससे रिलेटेड है केस लो ये। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, सेक्शन 3 से रिलेटेड है ये। ठीक है, अभी सेक्शन 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया, 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ये पार्ट 1 है ये,
बाकी और पार्ट हम करेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी एमसीक्यू तैयारी करने वाले हम बढ़िया तरीके से एमपी जुडिशरी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।